पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह की पुस्तक से प्रयोगधर्मी और ग्रामांचल का वाचन। परिशिष्ट उपन्यास किसका है तथा उसका विषय वस्तु क्या है। खंजन नयन और मानस का हंस किसकी जीवनी पर आधारित है। सूरज का सातवां घोड़ा किसका उपन्यास है। धर्मवीर भारती का उपन्यास गुनाहों का देवता में किस अवस्था का कहानी है, किस अवस्था से संबंधित कहानी है। इन सभी सवालों का जवाब हमें आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और तो आइए शुरुआत करते हैं। आज़ादी के बाद सन 1950 के आसपास ऐसा परिदृश्य उपस्थित हुआ है कि कुछ लोग उससे लगभग अप्रभावित औपन्यासिक प्रयोग में लग रहे और कुछ ने देश के नवनिर्माण की ओर ध्यान दिया। कुछ देश के नवनिर्माण में और कुछ अप्रभावित औपन्यासिक प्रयोग में। सन 1952 में एक ओर धर्मवीर भारती का सूरज का सातवां घोड़ा प्रकाशित होता है तो दूसरी ओर नागार्जुन का बलचन्मा पर प्रयोग धर्मी उपन्यासों की संख्या कम है। ग्रामांचल से संबंध उपन्यासों की संख्या अधिक। इससे तत्कालीन समाज के रुख का अंदाजा लग जाता है। प्रयोग धर्मी उपन्यासकारों में धर्मवीर भारती, प्रभाकर माचवे, शिव प्रसाद सिंह रुद्र, गिरिधर गोपाल और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना उल्लेख्य हैं। इनके उपन्यासों में भी प्रमुख दो ही उपन्यास हैं, भारती का सूरज का सातवां घोड़ा और शिव प्रसाद मिश्र रुद्र का बहती गंगा। प्रभाकर माचवे ने परंतु साचा जो 3 उपन्यास आदि लिखकर प्रयोग किया। गिरिधर गोपाल का चांदनी रात के खंडहर जो 1954 में और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का सोया हुआ जल ऐसे ही उपन्यास हैं। सूरज का सातवां घोड़ा अपने विशिष्ट रूप के कारण लोगों का ध्यान आकृष्ट करता है, न कि कथ्य की मौलिकता के कारण। कथ्य का संबंध तो प्रेम कहानियों से है। मध्यवर्ग की प्रेम कहानी की जगह निम्न मध्यवर्ग की प्रेम कहानी। प्रश्न होता है कि पंचतंत्र के रूप तंत्र को क्यों अपनाया गया। उपन्यास की वस्तु के लिए यह तंत्र अनिवार्य नहीं मालूम पड़ता। हाँ, अध्याय में टीका टिप्पणियों के लिए अवकाश मिल गया है, विशेष रूप से मार्क्सवाद के विरोध के लिए। वह मानते हैं कि इन विकृतियों का दायित्व आर्थिक विपन्नता पर है। इसके कारण स्त्रियों को समझौता करना पड़ता है। लेकिन दूसरी ओर उसकी यह भी शिकायत है कि वे विद्रोह नहीं करती, मर्यादाओं को अस्वीकार नहीं करती। इस परिस्थिति में भला वे विद्रोह कैसे कर सकती हैं। माणिक मुल्ला का प्रेम रोमांटिक है। आत्मा की गहराइयों में सोए हुए सौंदर्य को जगाने वाला प्रेम अलौकिक ही होगा। इन विकृतियों के उच्छेदन का प्रयास उपसंहार में सातवें घोड़े के प्रति आस्था में एक भविष्यवाद में दिखाया गया है, जो किसी प्रकार से उपन्यास तंत्र का अनिवार्य अंग नहीं बनता, पर इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसका रूपात्मक विन्यास एकदम नया, अछूता और कौतुकमय है। अगले उपन्यासकार हैं शिव प्रसाद मिश्र रुद्र इनका उपन्यास है बहती गंगा। 1952 में एक अनूठे प्रयोग और वस्तु दोनों के लिए विख्यात है। इस उपन्यास में काशी के 200 वर्षों, यानी इसमें किस शहर का वर्णन है, काशी के 200 वर्षों 1750 से 1950 के अविच्छिन्न जीवन प्रवाह को अनेक तरंगों में प्रस्तुत किया गया है। प्रत्येक तरंग अपने आप में पूर्ण तथा धारा तरंग न्याय से दूसरे से संबद्ध भी है। हाँ, इस उपन्यास में किन किन शहरों का भी वर्णन है इसका भी, क्योंकि एक बार सवाल किया था, प्रश्न उसमें आया था कि इनमें से कितने ऐसे उपन्यास हैं जिसमें काशी का वर्णन है। तो जिसमें शिव प्रसाद सिंह की जो और
काशी के 80 घाट और मतलब कई ऐसे उपन्यासकारों का नाम दिया था ऑप्शन में, और एक ऐसे उपन्यासकार थे जिनमें उनके उपन्यास में काशी का वर्णन नहीं था। तो इसलिए पढ़ते वक्त हमें पात्र, उपन्यास और विषय वस्तु ये सब पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। प्रत्येक तरंग अर्थात कहानी अपने आप में पूर्ण तथा धारा तरंग से दूसरे से संबद्ध भी है। इसकी कहानियों की शीर्षक है गाइए गणपति जगनंदन, घोड़े पे हौदा और हाथी पे जीन, यही ठैया झूलन है रानी हो रामा, आदि आदि। बहती गंगा की तरह जीवन की धारा भी पवित्र है। इसका ध्वन्यार्थ यह भी है कि अपनी तमाम विसंगतियों में भी इतिहास की धारा निरंतर आगे की ओर प्रवाहमान है। गंगा के इस प्रवाह में तैरती हुई काशी की मस्ती, बेफिक्री, लापरवाही, अखड़ता, बोली बानी अपना रंग है। अगले उपन्यासकार हैं फणीश्वर नाथ रेणु, 1921 से 1977 के कथा साहित्य में अंचल विशेष की जेहालत, अंधविश्वास, भोलापन, तिकड़म माटी की महक, लोक संस्कृति, गांव की बोली बानी की जिस समग्रता में साकार किया गया है वह अद्वितीय है। जैसे मैलाचल, यूँ तो उन्होंने कई उपन्यास लिखे हैं। मैलाचल, परती परिकथा, दीर्घतपा, जुलूस, पलटू बाबू, रोड आदि, ये इनके उपन्यास हैं। मैलाचल, परती परिकथा, दीर्घतपा, जुलूस, पलटू बाबू, रोड आदि। पर उपन्यासकार के रूप में उनकी ख्याति के आधार मैलाचल और परती परिकथा ही है। इन्हें वे आंचलिक उपन्यास कहते हैं। मैला आंचल के संबंध में उनका कहना है, यह है मैला आंचल, एक आंचलिक उपन्यास। कथानक है पूर्णिया गांव की कहानी, उस जगह की कहानी है, पर आंचलिक उपन्यास कहने से इसकी सीमा संकुचित हो जाती है। अतः इन्हें ग्रामांचल के उपन्यास कहना अधिक औचित्यपूर्ण है। इस तरह के उपन्यास केवल रेणु ने ही लिखे हैं। ऐसे उपन्यास जिसमें नायक ग्रामांचल हो, डॉक्टर प्रशांत और कमली, ये नायक अपनी सीमाओं में बद्ध रहकर भी उनके पार जाते हैं। देश के स्वतंत्र हो जाने के बाद नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं का ध्यान ग्रामोत्थान की ओर गया। रेणु ने अपनी ग्रामीण संवेदना के आधार पर मेरीगंज गांव को उसके संपूर्ण अंतर्विरोधों और अंगड़ाई लेती हुई चेतना को जीवंत औपन्यासिक रूप दिया है। रेणु का गांव प्रेमचंद का गांव नहीं है। यहाँ पुरातन जड़ता और नवीनता, गद्यात्मकता की टकराहट है। विभिन्न राजनीतिक आंदोलनों के अंतर्विरोध है, बिरादरीवाद की कड़वाहट है। इस उपन्यास में 2 राजनीतिक पार्टियां भी हैं और गांवों का भी उसमें दिखाया गया है, कैसे उनके बीच कड़वाहट है, लोक संस्कृति की बात हो। इनके बीच बसती हुई लोक संस्कृति की सहनाई है। रूपात्मक विन्यास में भी यह प्रेमचंद के गोदान से भिन्न है। यह ग्रामीण उपन्यासों की नैरेटिव परंपरा को तोड़ता हुआ एक कोलाज बनाता है। ऑर्केस्ट्रा के बिंब उभारता है। ऐसा बिंब न रेणु के गुरु सतीनाथ भादुड़ी के ढूढ़ाए चरितमानस में मिलेगा और न ताराचंद बंदोपाध्याय में। मेरीगंज में मलेरिया उन्मूलन के लिए डॉक्टर प्रशांत का प्रवेश एक घटना है। प्रशांत देखता है कि गांव में तरह तरह के कीटाणु हैं। मठ एक कीटाणु है, जमींदार, स्त्री पुरुषों का अवैध अमानवीय संबंध, ये सब उस उपन्यास को आप पढ़ेंगे ना तो बड़ा मज़ा आएगा। सब दिखाया गया है। भ्रष्टाचार, बाल वृद्ध विवाह, मज़ा क्या, मतलब जानकारी मिलती है कि ऐसा सामाजिक परिवेश रहा है। राजनीतिक मूल्यहीनता आदि, इसकी समस्या इन कीटाणु को नष्ट करने की भी है। राजनीतिक भ्रष्टाचार में बावन दास जैसे ईमानदार गांधीवादी रास्ते को भी अपनाते हैं और भविष्य समाजवाद में देखते हैं। बावन दास को पूछा भी है ये किस विचारधारा से प्रेरित है, गांधीवादी।
इसे अंतर विरोध नहीं समझना चाहिए। समय आ गया है कि गांधीवाद और समाजवाद में तालमेल बिठाया जाए। उपन्यास के अंत में प्रशांत एक दो मुहानी पर खड़ा है। कमला और ममता उसके बच्चे को उसी के भविष्य की सुरक्षा में पटना ले जाने का निश्चय कर चुकी है और प्रशांत गांव में प्यार की फसल उगाने का निर्णय। मैला आंचल की दुनिया का समाधान प्रति पर कथा में खोजा जा सकता है। यह विवादास्पद उपन्यास है। कुछ की दृष्टि में मैला आंचल से आगे, कुछ की दृष्टि उससे पीछे। इससे उसका महत्व कम नहीं होता। परिकथा के वस्तु विन्यास में भी परिवर्तन हुआ है। मैला आंचल में कच्चा रोमांस है, किंतु परिकथा को इससे बचा लिया गया है। परानपुर गांव के हजारों एकड़, ये देखिए गांव है एक परानपुर मैरीगंज के हजारों एकड़ बंध्या धरती को उपजाऊ बनाने की मुख्य कथा के साथ गीता मिश्र के डायरी वृत्त को मिलाकर 2 पीढ़ियों के अंतराल को रचनात्मक धरातल पर चित्रित किया गया है। एक वृत्त में ढहता हुआ सामंती समाज, तो दूसरे में समाज को बदलने वाला उसी का वंशज जितेंद्र। यांत्रिक मार्क्सवाद के समर्थक सामंत बाप के बेटे को प्रगतिशील नहीं मानते। वर्गवाद का किताबी नुस्खा हर जगह लागू नहीं होता। पता नहीं कितने सामंतों के बेटे मार्क्सवादी समाजवादी हो चुके हैं। मैला आंचल की मैल यहाँ भी है, पर यह संयमित है। पात्रों को बेशुमार भीड़ में प्रत्येक को पहचान लिया जाता है। पात्रों की बेशुमार भीड़ में प्रत्येक को पहचान लिया जाता है। कहीं कहीं हल्की रेखाओं में गंभीरतम विकृतियों को उभार दिया जाता है। मलारी का गोरा होना यौन विकृति का चिन्ह है। इरावती का मानसिक वंध्यात्व विभाजन की क्रूरताओं का प्रमाण है। ताजमनी का प्रेम अपनी गरिमा में अमर है, न भुलाया जाने वाला है। रेणु का आस्थावादी दृष्टिकोण दोनों उपन्यासों को सामाजिक सार्थकता प्रदान करता है। अभी हमने प्रति परिकथा के उपन्यास के बारे में जाना। अगले उपन्यासकार हैं नागार्जुन। नागार्जुन मूलतः कवि हैं, पर आर्थिक आवश्यकताओं के फलस्वरूप उन्हें उपन्यास भी लिखने पड़े। रत्नाथ की चाची, बलचन्मा, नई पौध, बाबा बटेश्वर नाथ, वरुण के बेटे, दुखमोचन, चेहरे नए पुराने, उग्रतारा, इमरतिया आदि उनके उपन्यास हैं और सब इम्पोर्टेंट भी हैं। वे प्रेमचंद की परंपरा के उपन्यासकार हैं। नागार्जुन प्रेमचंद की परंपरा के उपन्यासकार हैं। रत्नाथ की चाची में, अब देखिए उपन्यास के बारे में। रत्नाथ की चाची में विधवा की यातना चित्रित है। बलचन्मा तथा बाबा बटेश्वर नाथ में किसानों मजदूरों का शोषण। नई पौध में अनमेल विवाह का सक्रिय प्रतिरोध है। तो इमरतिया उपन्यास में मठाधीशों के घिनौने कृत्यों का नग्न चित्रण है। इन उपन्यासों में सबसे महत्वपूर्ण है बलचन्मा। नागार्जुन विचारधारा में मार्क्सवादी हैं। जहाँ पर विचारधारा का प्रक्षेपण हुआ है वहाँ उपन्यास असहज हो गए हैं। रत्नाथ की चाची की दुख गाथा कहते हुए चाची को कम्युनिस्ट बनाना, रूस की विजय के सपने दिखाना, उपन्यास के कथ्य और रूप पर कृत्रिमता का आवरण डाल देते हैं। बलचन्मा भी मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित है, किंतु यहाँ विचारधारा प्रत्यारोपित नहीं है। बलचन्मा की कथा वहाँ से शुरू होती है जहाँ गोदान समाप्त होता है, यानी मजदूर से। बलचन्मा ने होश भी नहीं संभाला था कि उसे जमींदार का मजदूर होने के लिए बाध्य होना पड़ा। बाप की मृत्यु के बाद 2 आने प्रतिमास के हिसाब से जमींदार के यहाँ भैंस चराने का काम करना पड़ता है। जमींदार के घर में उससे जानवर से भी बदतर सलूक किया जाता है। उसका छोटा सा खेत जमींदार हड़प लेता है। फूल बाबू के साथ पटना जाने पर उसकी वर्ग चेतना जागृत होती है। शहर का परिवेश उसे बदलता है। गाली, फटकार, पिटाई, दुत्कार आदि से उसे मुक्ति मिलती है। वह कहता है, यहाँ कभी किसी ने मुझे गाली नहीं दी, किसी ने कुत्ता सुअर नहीं कहा, किसी ने कान नहीं उमेटे। कुछ दिनों तक वह सुराजियों के चक्कर में पड़ा रहता है, लेकिन उनकी स्वार्थपरता, भोगविलास, आत्मग्रस्तता को पहचान कर अलग हो जाता है। बुर्जुआ वर्ग द्वारा
वर्ग द्वारा लाया गया स्वराज बुर्जुआ वर्ग का ही होगा। वह किसान आंदोलनों में सम्मिलित होकर सशस्त्र सामूहिक विद्रोह का पक्षपाती हो जाता है। संघर्ष में वह घायल होता है, पर मन ही मन संघर्ष को ही बदलाव का साधन मानता है। इस तरह उपन्यास किसी फार्मूलाबद्ध निष्कर्ष पर न पहुंचकर संघर्ष की निरंतरता को रेखांकित करता है। इसलिए इस विशेष विचारधारा के तहत लिखा जाने पर भी इसकी विश्वसनीयता बनी रहती है। किंतु बाबा बटेश्वरनाथ में मतवादी आग्रह स्पष्ट हो जाता है। उदय शंकर भट्ट, सागर लहरे और मनोज सेन का उपन्यास है। ठाकुर प्रसाद सिंह का उपन्यास है सात घरों का गांव, और रामदरस मिश्र का जल टूटता हुआ, हिमांशु श्रीवास्तव का रथ के पहिए उपन्यास, विवेकी राय का सोना माटी ग्रामीण अंचल के उपन्यास हैं। तो कौन कौन? सागर लहरे और मनोज, उदय शंकर भट्ट, ठाकुर सिंह का है सात घरों का गांव, जल टूटता हुआ रामदरस मिश्र, हिमांशु श्रीवास्तव का है रथ के पहिए, सोना माटी विवेकी राय के ग्रामीण अंचल उपन्यास हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग और बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।